नमस्ते दोस्तों। मैं आज जो कहानी आपको रीड करके बता रही हूँ उसका नाम है अनाथ लड़की। ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। तो शुरू होते हैं, पढ़ते हैं। सेठ सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो उन्हें एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो, मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ ले चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं चलूंगी, मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। मदरसे के अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा, माँ कपड़े सीती है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। सेठ जी के स्वभाव में करुणा बहुत थी। ये सुनकर उनकी आंखें भर आई। इस भोली प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्थर से दिल को पिघला सकता है। बेकसी और यतीमी को इससे ज्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में न जाने क्या अरमान होंगे और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, ये मेरे बाप ने दिया है। वे अपने बाप के साथ मदरसे आती होगी, उसके साथ मेले में जाती होगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होगी। ये सब बातें सुन सुनकर इस भोली को भी ख्वाहिश होती होगी कि मेरा भी बाप होता। माँ की मोहब्बत में गहराई और आत्मिकता होती है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोला, अच्छा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हारे घर मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। ये कहकर उन्हें रोहिणी को अपनी मोटर कार में बिठा लिया। रोहिणी ने बड़े प्यार से और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थी और चेहरा चांदनी रात की तरह खिला हुआ था। सेठ ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उसकी पसंद से और कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीजें खरीदी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते थक सी गई थी और खामोश हो गई थी। इतनी चीजें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते रोहिणी ने घर पहुंचे और मोटर कार से उतरकर रोहिणी को अब कुछ आराम मिला। दरवाजा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक से कपड़े देने के बारे में बात कर रही थी। रोहिणी ने अपने तोहफे को उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिया। खूबसूरत रबड़ के खिलौने, चीनी की गुड़िया जरा दबाने से चू चू करने लगती और रोहिणी ये प्यारा संगीत सुनकर फूली न समाती। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियों की कई बंडल थे, लेकिन मखमली बूटे की गुलकारियों ने उसे खूब लुभाया था। उसे उन चीजों को पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज्यादा उसे अपनी सहेलियों को दिखाने की बेचैनी थी। सुंदरी के जूते अच्छे सही, लेकिन उनमें से फूला कहाँ था? सुंदरी के जूते अच्छे सही, लेकिन उनमें ऐसा फूल कहाँ था? ऐसी गुड़िया उसने कभी देखी भी नहीं होगी। इन ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आई और वे अपनी मोहिनी आवाज में गीत गाने लगी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े इन पवित्र दृश्य का आनंद उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मणी कपड़ों की एक पोटली लिए हुई आती है। रोहिणी ने खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और उसके पैरों से लिपट गई। रुक्मणी का चेहरा पीला था, आंखों में हसरत और बेकसी छिपी हुई थी। गुप्त चिंता का संजीव चित्र मालूम होती थी, जिसके लिए जिंदगी में कोई सहारा नहीं है। मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा
जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और जिंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया। बोली, आज तो इतनी देर कहाँ लगा रही? मैंने तुम्हें ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने हंसकर कहा, मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी, वहां से बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ। वह देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और सिर झुका लिया। बरामदे में पहुंचते ही रोहिणी की मां की गोद से उतरकर सेठ जी के पास आई और अपनी मां को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्यों, तुम मेरे बाप हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार से कहा, हाँ हाँ, तुम मेरी प्यारी बेटी जैसी हो। रोहिणी ने उसे मुंह की तरफ जांचना भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम रोज यहाँ आया करोगे। सेठ जी ने उसके बाल सुलझा कर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूंगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूंगा, लेकिन वहां से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें बेचूंगा। रोहिणी कुछ उदास सी हो गई। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाजा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले जो कपड़े थे और फटे फटे कपड़े वो समेटने लगी, कहीं सेठ जी की निगाह उन पर माप पड़ जाए। ये स्वाभिमान स्त्रियों की खास अपनी चीज है। रुक्मणी अभी सोच में पड़ी थी कि मैं इनकी खातिर कैसे करूं। उसने सेठ जी का नाम सुना था। उसका पति हमेशा उनकी बहुत तारीफ किया करता था। वह उनकी दया और उदारता की अनेकों बातें सुन चुकी थी। वह उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी। उसे क्या उम्मीद थी कि कभी उसका घर भी उसके कदमों से रोशन होगा। लेकिन आज जब वह शुभ दिन आया तो वह इस काबिल भी नहीं कि उन्हें बैठने के लिए एक पीड़ा ही दे सके। घर में पान और इलायची भी नहीं थी। वे अपने आंसुओं को किसी तरह रोक ना सकी। आखिर जब अंधेरा हो गया और पास के ठाकुर द्वारे से घंटों और नगाड़ों की आवाजें आने लगी तो उन्हें जरा ऊंची आवाज से कहा, भाई जी, अब मैं जाता हूँ, मुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है। मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ ना हो। मुझे जब मौका मिलेगा मैं उसे देखने आऊंगा। उसके पालने पोषने का काम अब मेरा है। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। उसके लिए अब तुम कोई फिक्र मत करना। मैंने उसका वजीफा बांध दिया है और ये उसकी पहली किस्त है। ये कहकर उन्हें अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुक्मिणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों में आंसू जारी थे। उसका जी बस चाहता था कि उसके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज उसके मन में आई थी। जब सेठ जी चले गए तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। उसके हृदय की गहराइयों से प्रार्थना निकली, अपने एक बेबस और दया की, ईश्वर आपको सदा खुश रखे, ईश्वर आपको इसका बदला दे। दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई तो उसकी बाकी सदज आंखों में खूबी जाती थी। तो उसकी सहेलियां आई। उसकी सहेलियां उसकी एक एक चीज को आश्चर्य से देखते रही और ललचाती रही। अच्छे कपड़े, कुछ स्वाभामा। आज रोहिणी वह गरीब लड़की ना रही जो दूसरों की तरफ विषम नेत्रों से देखा करती थी। आज उसकी एक एक क्रिया से गर्व और चंचलता टपकती रही और उसकी जुबान एक दम के लिए भी ना रुकती। कभी मोटर की तेजी का जिक्र किया, कभी बाजार में दिलचस्पियों का बयान, कभी अपनी गुड़िया के कुशल मंगल की चर्चा थी और कभी अपने बाप की मोहब्बत की दास्तान। दिल था कि उमंगों से भरा हुआ। इंटरेस्टिंग है। एक महीने के बाद सेठ जी ने रोहिणी के लिए फिर तोहफे और रुपये भेजे। बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिली। वह भी रोहिणी के साथ पाठशाला आती और दोनों माँ बेटियां एक ही दर्जे के साथ साथ पढ़ती।
लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा। सेठ जी जब पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखने जरूर आते और उनका आगमन उनकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए मोहिनी का सम्मान इकट्ठा कर देता। इसी तरह कई साल गुजर गए। रोहिणी ने जवानी की ओर कदम रखा, जबकि बचपन की भोली भाली अदाओं में एक खास मतलब और इरादों का दखल हो जाता है। रोहिणी अब आंतरिक और सौंदर्य में अपनी पाठशाला की नाक थी। हाव भाव से वह आकर्षक, गंभीरता, बातों में गीत का सा खिंचाव और गीत का सा आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आंखों में लज संकोच, विचारों में प्रवीरता। जवानी थी मगर घुमंड और बनावट और चंचलता से मुकर। उसमें एक एकाग्रता थी, उच्च इरादों से पैदा होती थी। सेठ जी के बड़े बेटे कई सालों तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटी की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे अच्छे कॉलेज में उन्होंने सम्मान का पद प्राप्त किया था। अमेरिका के अखबार एक हिंदुस्तानी नौजवान की इस शानदार कामयाबी का चकित थे। उन्हीं का स्वागत करने के लिए बंबई में एक बड़ा जलसा किया गया था। इस उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रोहिणी को सेठानी जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुई। रोहिणी को एक दम के लिए भी चैन ना था। वे पहला मौका था कि उसने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों के चुनाव में वह मिठास थी, कांट छांट में वह फबंद जिससे उसकी सुंदरता चमक उठी। सेठानी कुशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। रोहिणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया कि जैसे वह उनकी बेटी हो। वह उसे बार बार देखती थी और आंखों से गर्व और प्रेम टपक रहा था। इस जलसे के लिए एक समुद्र के किनारे एक हरे भरे सुनहरे मैदान में एक लंबा चौड़ा शामियाना लगाया गया था। एक तरफ आदमियों का समुद्र उमड़ा और दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थी। गोवा, वह भी इस खुशी में शरीक थी। जब उपस्थिति लोगों ने रोहिणी बाई के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही तो है वह लड़की जिसने अब की शास्त्री की परीक्षा पास की है, जरा उसके दर्शन करने चाहिए। अब भी इस देश की स्त्रियों में ऐसे रत्न मौजूद हैं। भोले भाले देश प्रेमियों में इस तरह की बातें होने लगी। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर रोहिणी को गले लगाया और आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी। आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास तशरीफ लाए। हालांकि वह बड़ा शिष्ट और गंभीर उत्सव था, लेकिन उस वक्त दर्शन की उत्कंठा पागलपन की हद तक जा पहुंची थी। एक भगदड़ सी मच गई। कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गई। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ, कोई उसके हाथों पर, कोई मचलने लोगों कुछ मनचले लोगों ने शामियाने की रस्सियां पकड़ी और उन पर जा लटके। कई मिनट तक यही तूफान मचा रहा। कहीं कुर्सियां टूटी, कहीं कुर्सियां उल्टी पुल्टी हो गई, किसी के ऊपर कोई गिर पड़ा, कोई नीचे कोई ऊपर। ज्यादा तेज लोगों ने तब इनकी सुनहरी आवाजें आने लगी। रोहिणी ने अपनी मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे और उस समय वह सुरीला राग, उसकी कोमलता और स्वच्छता, उसकी प्रभावशाली मधुरता, उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर वह नशा सा पैदा कर रही थी, जिसे प्रेम की लहरें उठती हैं, जो दिल से बुराइयों को मिटाता है और उससे जिंदगी की हमेशा याद रहने वाली यादगारें पैदा हो जाती हैं। गीत बंद होने पर तारीफ की आवाज न आई। वहीं
ताने कानों में अब तक गूंज रहे। गाने के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए और तब नरोत्तम दास लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके भाषण से लोगों को थोड़ी निराशा हुई। ये दोस्तों की मंडली में उन्होंने बड़ी मुश्किल से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और अपनी जगह पर आ बैठे। कितने ही लोग उनकी योग्यता पर ज्ञानियों की तरह सिर हिलाने लगे। अब जलसा खत्म होने का वक्त आया। वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरो के गले में कौन डाले? प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की ओर नजर दौड़ाई। चुनने वाली आंख रोहिणी पर खड़ी और ठहर गई। उसकी छाती धड़कने लगी, लेकिन उत्सव के सभापति के आदेश का पालन आवश्यक था। वह सर झुकाए हुए मेज के पास आई और कांपते हाथों से हार को उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को जाने ना दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा, तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रहना होगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव। रोहिणी कुछ जवाब ना दे सकी। ये सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। 7वें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक आई। चलते वक्त उसे गले मिली और बहुत कोशिश करने के बाद भी आंसुओं को ना रोक सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने अपनी तरफ सहानुभूति आंखों से देखकर कहा, मुझे ये तो ख्याल ही ना रहा। रोहिणी क्या यहाँ से पूना तक अकेली जाएगी? क्या हर्ज है? तुम ही चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना। नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जो इन शब्दों में, ठीक है, मैं ही चला जाऊंगा। वह इस फिक्र में थे कि देखें विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं। अब वह खूब जी भरकर अपने दर्द दिल सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो उसे आज लाज संकोच को जो उदासीनता के पर्दे में छुपी हुई है मिटा देंगे। रुक्मिणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र पैदा हुई। पड़ोस की औरतों में इतनी चर्चा होने लगी, लड़की इतनी सियानी हो गई है, अब क्यों बुढ़ापे में ब्याह करोगे इसका? कई जगह से बात आई। उनमें कुछ बड़े बड़े रिश्ते, बड़े बड़े घरानों के रिश्ते आए, लेकिन जब रुक्मिणी उन पैमानों को सेठ जी के पास भेजती तो वह यही जवाब देते कि मैं खुद फिक्र में हूँ। रुक्मिणी को उनकी ये टाल मटोल बुरी मालूम होती थी। रोहिणी को बंबई से लौटा महीना भर हो चुका था। एक दिन वह पाठशाला से लौटी तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को बंबई में देखा है मैं उस पर रीझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मेरा ऐसा भाग्य हो गया कि वह मेरी बहू बन सके? मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम भी मेरी ये बात कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पर ना सुला सकूं, लेकिन इस घर का एक एक आदमी उसे आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। अब रहा लड़का। माँ के मुख से लड़के का बयान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन ये कह सकती हूँ कि परमात्मा ने उसे ये जो जोड़ी बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, हर दृष्टि से वह रोहिणी के योग्य है। तुम जैसा चाहो अपना इत्मीनान कर सकती हो। जवाब जल्द देना और ज्यादा नहीं लिखूंगी। नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों को हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उसकी वह प्रेम की बातें जिनका सिलसिला बंबई से
कोना तक नहीं टूटा था, कानों में गूंजने लगी। उसने एक ठंडी सांस ली और उदास होकर चारपाई पर लेट गई। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई के दृश्य दिखाई दे रहे थे। आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन था। शाम का वक्त, बसंत का सुहाना मौसम, पाठशाला के दरो दीवार मुस्कुरा रहे हैं और हरा भरा बगीचा फूला नहीं समा रहा। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूर्व की तरफ से निकला। उसी वक्त मंगलाचरण का सुहाना राग, उस रू पहली चांदनी और हल्के हल्के हाप के झोंके में लहरें मारने लगा। दूल्हा आया। उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए। ये नरोत्तम दास थे। दूल्हा मंडप के नीचे गया। रोहिणी की माँ अपने को रोक न सकी। उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैर पकड़कर बोली। रोहिणी की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। मंडप के नीचे हवन कुंडल बना था। हवन शुरू हुआ। खुशबू की लपेटें हवा में उठी और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिलों दिमाग में ताजगी की उमंग पैदा हुई। फिर संस्कार की बारी आई। दूल्हा और दुल्हन ने आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी और वफाई के पवित्र शब्द अपनी जुबानों से कहे। विवाह की वह मुबारक जंजीर गले में पड़ी जिसमें वजन है, शक्ति है, पाबंदियां हैं, लेकिन वजन के साथ सुख और पाबंदियों के साथ विश्वास है। दोनों दिलों में उस वक्त एक नई बलवान आत्मिक शक्ति की अनुभूति हो रही थी। जब शादी की रस्में खत्म हो गई तो नाच गाने की मजलिस का दौर आया। मोहक गीत गूंजने उठे। सेठ जी थक कर चूर हो गए थे। जरा दम लेने के लिए बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रोहिणी उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और हंसकर बोले, क्यों? अब तुम मेरी अपनी बेटी हो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अब तुम मेरी अपनी बेटी हो गई हो। चलो जी, ये थी कहानी। थैंक यू।